स्वागत है एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम पर। विद्यार्थियों, आज एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं जो कि BA इकोनॉमिक्स कोर वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम सेमेस्टर वाइज इसे देखें तो ये हमारा सेमेस्टर 2 का जो है वो प्रश्न बनेगा, है ना। और सेमेस्टर 2 विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी अगर आप अलग विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है या नहीं, ठीक है ना। अगर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करें तो सिलेबस जो है सेमेस्टर 2 का, उसके अंदर हमारा जो कोर पेपर 4 है तो उसका नाम ही है कोर पेपर 4 का इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र। कई मायने में हम लोग इसे भारतीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है एक प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की तिथि भी आप लोगों की जो है घोषित की जा चुकी है, टाइम टेबल भी आपका जारी हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रश्न देखने वाले हैं भारत की औद्योगिक नीति। देखिए, भारत की औद्योगिक नीति को चर्चा करने से पहले सामान्य तौर पर आपको जानना होगा कि औद्योगिक नीति होता क्या है। देखिए, जितनी भी नीतियाँ बनती है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होते ही हैं, है ना। तो उद्देश्य एक पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है और उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो है देश के अंदर में उद्योगों के संचालन, उद्योगों के नियंत्रण संबंधी जो निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और उसे ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, दरअसल में उसे ही हम औद्योगिक नीति कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ें तो क्या कह रहे हैं कि औद्योगिक नीति का मतलब सरकार द्वारा जारी की जाने वाली ऐसी औपचारिक घोषणा से है जिसके द्वारा सरकार उद्योगों के प्रति अपनाई जाने वाली सामान्य नीतियों का उल्लेख करती है। किसका उल्लेख करती है? सामान्य नीतियों का, कि हम किस ढंग से जो है उद्योगों का संचालन और उसका नियंत्रण करने वाले हैं। इसका अगर जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रहा है ना, या फिर औपचारिक घोषणा हो रहा है सरकार के द्वारा, तो हम उसे क्या कहेंगे? औद्योगिक नीति कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे शब्दों में अगर हम इसे डिफाइन करने का प्रयास करें तो कैसे हमने लिखा हुआ है कि किसी देश की औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी वह नीति है जिसका उद्देश्य, देखिए मैंने कहा ना, जो है हर एक नीति के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है कि सर हम अच्छे से कंसेप्ट को समझना चाहते हैं और रिजल्ट चूँकि हम जो है बेहतर जाते हैं तो इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाकी जो अगर कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा कि हम जो है उतना मन नहीं लगता, हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि बस सिर्फ हम एडमिशन करवा लें और हमारे पास एक सर्टिफिकेट हो केवल, बस जैसे तैसे करके। तो हर एक कार्य के पीछे, काम नहीं करने के पीछे उद्देश्य होता है, काम करने के पीछे तो उद्देश्य होता ही है। तो यहाँ पर औद्योगिक नीति का जो जिक्र हो रहा है वो क्या है? बोले कि वह नीति है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण उद्योग का विकास करना एवं वांछित दिशा देना होता है। वांछित करने का मतलब क्या हुआ? जैसा कि हम चाहते हैं, वांटेड जिसको कह सकते हैं आप, कि हम जैसा उद्योगों का रुख मोड़ना चाहते हैं, बस उसे अगर हम पूरा कर लें तो दरअसल वही हमारा क्या होता है? औद्योगिक नीति होता है। अगर हम उद्योगों को किस प्रकार से विकास करना चाहते हैं, किसके हाथों में नियंत्रण देना चाहते हैं, क्या वो उद्योग जो है वो केवल सरकार का एकाधिकार होगा या फिर उस उद्योग पर निजी क्षेत्र का अधिकार होगा, तो इस तरह के जो भी वांछित दिशा देने का हम लोग प्रयास करते हैं, दरअसल यही हमारा क्या कहलाता है? औद्योगिक नीति कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक नीति क्या है? एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य देश में निर्माण उद्योग का विकास करना और उस उद्योग को एक वांछित दिशा में मोड़ना, है ना, ये हमारा कहलाता है औद्योगिक नीति। देखिए, औद्योगिक नीति को जो हम लोग दो रूपों में डिवाइड करते हैं इसको। पहला क्या है कि सरकार की विचारधारा यानी कि सरकार की सोच समझ जो कि औद्योगिकरण का स्वरूप निश्चित करती है। किसको तय करती है? औद्योगिकरण का स्वरूप निश्चित करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक नीति का स्वरूप कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या कोई उद्योग निजी क्षेत्र के नियंत्रण में है या फिर कोई उद्योग सरकार के नियंत्रण में है, या फिर ऐसा भी कोई उद्योग हो सकता है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके भी संचालित हो रही है। दरअसल में यही जो हम क्या कह रहे हैं, इसे औद्योगिकरण का स्वरूप निश्चित करना या फिर उद्योगों का स्वरूप तय करना। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा जो हमने यहाँ पर देखा है रूप, वो क्या है कि इस तरह की जो भी औद्योगिक नीति आ रहा है
उसका काम करने के तौर तरीके, उसको नियमन और नियंत्रण करने का तौर तरीका किस प्रकार से होगा, तो वही हमारे दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसको क्रियान्वित करने के लिए, है ना, इस और को अलग लिखा गया है, आप साथ में लिख लीजिएगा, इसको क्रियान्वित करने के लिए यानी कि फंक्शन करने के लिए, है ना, फंक्शनिंग कि किस ढंग से काम होंगे, इन सब की जो नियम है या फिर इसके सिद्धांत जो हैं, जिस नीति के पीछे तय किए गए विचारधारा को निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। मतलब हमने जो यहाँ पर तय किया उसी बात को जो है हम लोग लेकर के चलते हैं और हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि क्या उन उद्योगों पर नियंत्रण तो किनका होगा, ये तो तय हो गया, लेकिन अगर उनमें बीच बीच में कुछ सुधार किए जाने हैं या फिर कह लीजिए कि उनका निजी जो है राष्ट्रीयकरण किया जाना है, तो इसका जो है भविष्य में फिर बात जो होना है वो भी अभी ही तय कर लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम आगे बात करेंगे कि 1948 में ही कुछ बातें कही गई थी कि अगर जरूरत पड़ा तो हम 1956 में उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी करेंगे। दरअसल में ये जो है विचार 1948 में ही हो गया था। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर कुछ आगे भविष्य में बदलाव होने हैं तो उसका भी जिक्र जो है पहले ही कभी कभार कर लिया जाता है। तो इसे ही दरअसल हम कह रहे हैं कि सरकार द्वारा एक निश्चित जो विचारधाराएं तय की गई है उसको हम नियम सिद्धांत के अनुसार जो है उस प्रकार से बाद में लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक नीति क्या है, एक व्यापक विचारधारा है। व्यापक विचारधारा क्यों? क्योंकि औद्योगिक नीति किसी एक उद्योग का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि देश के अंदर में जितने भी उद्योग संचालित हो रहे हैं उन सभी के लिए एक क्या है, सोचा समझा हुआ विचार है। इसलिए कहेंगे क्या हम लोग इसे व्यापक विचारधारा कहेंगे, क्योंकि पूरे देश के लिए नीति बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है कि औद्योगिक नीति उद्योगों की स्थापना और कार्य प्रणाली के लिए नीति संबंधी ढांचा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यानी कि कोई अगर नीति सरकार जारी कर रही है औद्योगिक नीति, तो उसमें सारी बातें लिखी होती है कि वो उद्योग का संचालन किस प्रकार से होगा, क्या आप उस उद्योग का स्थापना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसका कार्य करने के तौर तरीके किस ढंग से होंगे, क्या वो इंटरनेशनल कंपनी रहेगा या फिर केवल नेशनल कंपनी रहेगा, है ना। तो इस तरीके का भी जो है वो औद्योगिक नीति में जिक्र कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो उसी को कह रहे हैं हम संबंधित ढांचा और मार्गदर्शन प्रदान करती है हमें कौन, औद्योगिक नीति। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ हमने कि स्वतंत्र भारत में अब तक जो है वो 6 औद्योगिक नीति जो है घोषणा की जा चुकी है। लिस्ट वाइज आप देख सकते हैं। पहली जो औद्योगिक नीति है वो 1948 में आया। इससे जो है आपको MCQ भी पूछेंगे कि 1948 जो है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछा सकता है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो 6 अप्रैल 1948 को। ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1948 को देश में पहली औद्योगिक नीति आया। ठीक है, तो पहली औद्योगिक नीति कब आया, 1948 के अंदर। इस बात को जिक्र जरूर किया जाएगा, आगे MCQ पूछे जाएंगे इससे। यहाँ पर बोला है कि द्वितीय औद्योगिक नीति कब आया, 1956 में, तीसरा 1977 में, चौथा 1980 में, पांचवा 1990 में और छठा 1991 में। अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान दें और हम आपको इंपोर्टेंट कहें कि कौन सा ज़्यादा इंपोर्टेंट है सर, तो यहाँ पर जो है ये तीनों जो शेष रह गए, पहला, दूसरा और लास्ट आपका जो आखिरी है यानी कि 1991 की औद्योगिक नीति, इसको आप जरूर 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 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1991 की औद्योगिक नीति पर आप अलग से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और 1948, 56, 77 आप जनरली पढ़ लीजिए कंसेप्ट को, और किस ढंग से चीज़ें हैं चलिए हम आगे जिक्र कर देते हैं। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो कुछ ऐड करना इन सब चीज़ों में, है ना, आंसर राइटिंग में कुछ और भी ज़्यादा आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। अनिवार्य चीज़ें जो है उसी को सिर्फ लिखिए, बहुत ज़्यादा जो है डेटा वगैरह घुसाने की कोशिश ना करिए। और यहाँ पर जो है कंटेंट आप ध्यान रखिएगा, ताकि आप ऐसा नहीं कि नोट्स तो अभी अच्छा खासा तैयार कर लिए लेकिन एग्जामिनेशन में उसका उल्लेख ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो लेंदी करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जितना साधारण सिंपल सा हो सकता है उस पर आप काम कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948 जो है कब आया था, तो 6 अप्रैल 1948 को आया। ठीक है ना, ये हमारी देश की जो है पहली औद्योगिक नीति है और स्वतंत्र भारत का है ना। मतलब भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद पहली जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई वो कब हुआ था, 6 अप्रैल 1948 को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और घोषणा किसने किया था, तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो थे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बंगाल के थे, ये थे कहाँ के भाई,
ये थे कलकत्ता के, है ना, ये कलकत्ता के आदमी हैं। और यहाँ पर देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी ये रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा से समाज के प्रति सोचने वाले व्यक्ति रहे हैं, ये समाज सुधारक भी रहे हैं कह सकते हैं इस प्रकार से। और इन्होंने जो है भारतीय जनसंघ के जो है वो स्थापना भी करी थी। तो इन्हीं के द्वारा जो है वो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। चूंकि ये कौन से मंत्री पद पर थे उस समय, तो ध्यान रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के पद पर थे। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी रह चुके हैं। और पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब कर दिया इन्होंने? 6 अप्रैल 1948 को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि इस नीति में अगले कुछ वर्षों तक औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण न करने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी उद्योग चल रहे थे उस समय उसे जो है राष्ट्रीयकरण न करने का जिक्र किया गया, पहली चीज। और दूसरा क्या बोल रहा है, और सरकारी स्वामित्व, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई ऑनरशिप रखना चाहती है किसी उद्योग में, तो बोल रहा है कि सरकारी स्वामित्व में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का जो है वो ये नीति जो है समझिए तो प्रदान की गई थी कि जाइए जो है सरकार कुछ उद्योगों को स्थापित करके संचालित कर सकती है, और जो पहले से औद्योगिक संचालन हो रहे हैं हमारे देश के अंदर में उसे राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, नेशनलाइजेशन नहीं की जाएगी। ठीक है ना। आगे देखिएगा, हालांकि जिक्र किया हुआ है कि जब जरूरत पड़े तो हम राष्ट्रीयकरण करेंगे ही। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इस तरह इस औद्योगिक नीति में, यानी कि 1948 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का जो है क्या बोल रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को विशेष महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं ना कि भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का वास्तविक जो कंसेप्ट है ये भारत के अंदर में तब आया जब देश के अंदर में पहली औद्योगिक नीति घोषणा की जा रही है। देखिए जैसे यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि इस औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण बात क्या था कि सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों पर जो है विशेष रूप से बल दिया गया। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की भी कंपनियां होगी, निजी क्षेत्र की भी कंपनियां होगी, दोनों मिलकर के देश के लिए जो है आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। ठीक है ना। और करते भी हैं, अलग अलग उद्देश्य भले ही होते हैं। एक तरफ जहाँ सरकार का उद्देश्य होता है अधिक जो है रोजगार सृजन करना, उत्पादन स्तर को बढ़ाना, विदेशी पूंजी का जो है प्राप्त करना, वहीं पर जो निजी कंपनियां उनका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत लाभ कमाना होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई थी। किसे सौंपी गई थी? राज्य सरकार को। किनके लिए? लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण के अधीन 18 उद्योगों को रखा गया। कितने उद्योगों को? 18 उद्योगों को रखा गया। किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है ना। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय देखिएगा तो निजी क्षेत्र को देश की सामान्य औद्योगिक नीति के अधीन ही काम करना होगा। यानी कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग होंगे वो देश के सामान्य औद्योगिक नीति को जो है फॉलो करेंगे, उससे बाहर तो वो नहीं जाएंगे, है ना। और उसी के अंदर जो है वो अपना काम जारी रखेंगे, उद्योग अपना जारी रखेंगे। आगे देखिए क्या मेंशन किया हुआ है कि सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है या फिर उसकी जो गति है उसको बढ़ाने और बेहतर औद्योगिक तकनीक तथा सामान्य जो नॉलेज है उत्पादन के प्रति, औद्योगिक उत्पादन में और भी ज़्यादा किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, ये सब सारा जो नॉलेज है, तकनीक का जो विकास है, और साथ साथ में जो विदेशी पूंजी है या फिर उद्यम की सहायता जो प्राप्त करना होता है विदेशों से, ये है जो गवर्नमेंट ने 1948 में बहुत ही आवश्यक समझा था। किन किन चीज़ों पर बात की है? एक तो जो है क्या बोल रहा है कि औद्योगिकरण की गति को बढ़ाने, बेहतर औद्योगिक तकनीक प्राप्त करने और बेहतर ज्ञान प्राप्त करने उद्योग से संबंधित, और साथ साथ में विदेशी पूंजी को भी प्राप्त करने, और साथ में एक चीज़ और भी मेंशन किया गया है कि उद्यम की सहायता भी प्राप्त करना जो है सरकार ने जरूरी समझा है, आवश्यक समझा है। परंतु ध्यान में रखिएगा, हम विदेशों से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो इस प्रकार का रिलेशनशिप नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे ऊपर जो है खतरा हो सकता था। क्योंकि भारत जो है 200 वर्षों तक अंग्रेजों की जो है गुलामी से आज़ाद हुआ है और फिर से नहीं चाहेगा कि कोई विदेशी व्यापार के जो है कारणों की वजह से, है ना, रीजन वो बना करके हमारे देश में फिर आया और फिर से हम जो है गुलाम हों, तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे। और इसी बात को सरकार का भी उस समय जो है आभास था, और इसी वजह से जो है सरकार विदेशी पूंजी को जो है आवश्यक तो समझा ही, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विदेशी पूंजी में भाग लेने, है ना, विदेशी पूंजी के भाग लेने पर हमारी अर्थव्यवस्था में भारतीय हितों की दृष्टि से देखें तो सावधानी पूर्वक उसका नियमन रखना चाहिए। यह जिक्र जो है 1948 की औद्योगिक नीति के समय ही हो गया था। ठीक है, चलिए
दूसरा जो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बात यह है इस औद्योगिक नीति में, वो क्या है कि वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति जो सफल हुई मुख्य रूप से, उसकी सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित बनाना, है ना, यानी कि निजी क्षेत्र की भी जो है कंपनियां हों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हों, दोनों मिलकर के भाई काम करें। तो इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जो 1948 में क्या किस कंसेप्ट पे बन गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट पे आ गया, ठीक है, जिससे सरकारी एवं निजी क्षेत्र मिलकर के कार्य कर सकें। आपको मैंने पहले ही बताया, जिससे तेजी से औद्योगिक विकास संभव हो सके, दोनों मिलकर के काम करेंगे। देखिए, अगर आप अकेला मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप काम को कर लें और अच्छे से भी कर लें, लेकिन आपकी सेहत पर भी नुकसान पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरे की भी मदद ले रहे हैं तो इससे काम जो है वो तेजी से भी होता है और काम अच्छे से होता है, ठीक है ना, क्योंकि दो लोगों का दिमाग लग रहा होता है, दोनों लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम आपको भी कह रहे हैं, जैसे आप अपना प्रयास करते हैं, हम भी आपके लिए प्रयास करते हैं, तो आप तो अपने लिए प्रयास कर ही रहे हैं और साथ साथ में हम भी आपको जो है पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं चीज़ों को, तो आपके अंदर जो है वो कंसेप्ट अच्छे से और भी बिल्डअप हो जाता है कि हाँ सर, ये चीज़ें मुझे और भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट हमारा होता है, जो आउटपुट होता है, वो बेहतर होता है। यह है ना, एक हम लोग दोहा भी पढ़ते थे बचपन में कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कितनी मज़ेदार बात थी। तो यहाँ पर जो है सरकार ऐसी ही बात कर रही है कि अगर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र हम लोग मिलकर के काम करेंगे तो देश का डेवलपमेंट तो अच्छे से हो सकता है, देश को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो मुख्य सफलता रहा है 1948 की औद्योगिक नीति के पीछे, वो यही कंसेप्ट रहा है कि हम लोग जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट को अपना लिए थे, ठीक है ना। तो कोई अगर पूछे कि भारत में औद्योगिक जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट है वो कब आया, तो 1948 की औद्योगिक नीति के साथ ही, ध्यान रखिएगा। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है ना, यानी कि 1948 में जो औद्योगिक नीति है उसको कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। ये कौन कौन से उद्योग हैं आगे हम लोग देखेंगे भी। बोला क्या कि पहले वर्ग के अंतर्गत हम लोग सैन्य, राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों जैसे कि अस्त्र शस्त्र, जिसको हम हथियार कहते हैं, ठीक है, हालांकि हथियार शब्द जो है हम उच्चारण करने से कई बार डरते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जैसे गोला बारूद वगैरह या फिर एटॉमिक पावर वगैरह, जैसे देख सकते हैं अणुशक्ति लिखा हुआ हमने, और रेल परिवहन इत्यादि को रखा गया था पहले वर्ग के अंतर्गत। अब इन उद्योगों पर जो है सरकार का जो है वो एकाधिकार रहेगा। ये जिक्र जो है 1948 की औद्योगिक नीति में ही हो गया था। आपको पता होगा एकाधिकार क्या होता है, आपने सेमेस्टर 1 में ही पढ़ा होगा मार्केट वगैरह के बारे में, जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली वगैरह पढ़े होंगे। तो एकाधिकार कहने का मतलब है मोनोपोली, यानी कि सरकार जो है इन उद्योगों पर एकाधिकार रखती है। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियां इन उद्योगों का स्थापना नहीं कर सकती है। बिल्कुल बात स्पष्ट है, ठीक है। इसके पीछे कई सारे जो है रीजन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें राजनीतिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है और बहुत सारे कारण इसमें हो सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से हालांकि ऐसा किया गया था। हम नहीं चाहते कि भाई दूसरे जो है निजी कोई कंपनी इन उद्योगों का संचालन करे और हथियार बना करके अपने देश में दूसरे किसी देश को बेचे। हम कभी चाहेंगे क्या, कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उस समय जब 1948 में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, तो तुरंत हम उस सिचुएशन में जो है कैसे फैसला ले सकते हैं, आप भी अनुमान कर सकते हैं, है ना। दूसरे जो वर्ग में रखा गया उद्योगों को देख सकते हैं। इसमें 6 आधारभूत उद्योग जैसे कि कोयला, लौह इस्पात, वायुयान यानी कि जो हवाई जहाज है उसका निर्माण, और जलयान निर्माण यानी कि पानी जहाज का निर्माण, साथ में टेलीफोन सर्विसेज जो है, और खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योगों को रखा गया, क्योंकि इन उद्योगों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते रहने की अनुमति थी, परंतु जरूरत पड़ने पर इनमें जो है वो राष्ट्रीयकरण कर देने की भी बात हो चुकी थी 1948 के औद्योगिक नीति में ही। कितने उद्योगों पर, 6 आधारभूत उद्योग। चूंकि टेलीफोन सर्विसेज की जो बात हो रहा है इसका मतलब है संचार क्षेत्र, और उस पर जो है नियंत्रण जो है वो जरूरत पड़ा तब सरकार जो है वो उसे नेशनलाइजेशन भी करेगी। जैसे आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर में जियो, वोडा आइडिया, एयरटेल सब जो है चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे बीएसएनएल की कंपनी भी है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट भी मिलकर के काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है अलग से, जो निजी क्षेत्र है वो भी काम कर रहे हैं अलग से, और कई ऐसे उद्योग भी हैं हमारे देश के अंदर जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जिक्र करते हैं हम लोग। तो जरूरत पड़ा तो इन सारे उद्योगों पर, जो ये 6 आधारभूत उद्योग हैं, इन उद्योगों पर जरूरत पड़ा तो राष्ट्रीयकरण करने की भी बात किया गया था। चलिए 1956 की औद्योगिक नीति जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में ये जो है आपको वहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तीसरे वर्ग में जो है वो 18 उद्योगों को रखा गया। कितने उद्योगों को? 18 उद्योगों को। पहले उद्योग में कितने थे? वो आपने देखा सैन्य यानी कि अस्त्र शस्त्र थे, इसके अलावा जो आपके एटॉमिक पावर है उसमें था, और रेल परिवहन इस पर एकाधिकार था सरकार का। दूसरा में आपने देखा कि 6 आधारभूत उद्योग थे जिन पर नियंत्रण जो है ठीक है कि निजी क्षेत्र को भी संचालित करने का जो है वहाँ पर अवसर मिला, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि जरूरत पड़ेगा तो आगे हम नेशनलाइजेशन भी करेंगे। लेकिन तीसरा वर्ग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 18 उद्योगों को रखा गया है, और इन 18 उद्योगों में से क्या बात कर रहे हैं, जिसमें कि रासायनिक उद्योग है ना, रासायनिक उद्योग जहाँ पर आप केमिकल्स वगैरह निर्माण करने की बात कर रहे हैं, चीनी उद्योग का बात कर रहे हैं ना, और इसके साथ साथ में सूती एवं ऊनी वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, नमक उद्योग, मशीन टूल्स इत्यादि जो हैं इस पर मुख्य रूप से समझें तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा इसका स्थापना और संचालन भी इसका किया जा सकता था। बात समझ आ रहा है? मतलब आप कागज, कॉपी, कल ये सब जो बना रहे हैं, इन उद्योगों पर सरकार भी जो है वो अपना उद्योग संचालित कर सकती है, और गवर्नमेंट जो है कर ही रही है, लेकिन निजी क्षेत्र वाले भी जो हैं इस पर काम कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? तो किस तरह से हमारी औद्योगिक नीति थी, तो सार्वजनिक और निजी जो दोनों क्षेत्रों पर जो है वो काम करते रहने की अनुमति दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है कि चौथे वर्ग के अंतर्गत है ना, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, उन उद्योगों को यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऊन है ना, उन उद्योगों को रखा गया तथा इस वर्ग को निजी एवं सहकारी क्षेत्र, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा 1956 में स्थापित करने एवं संचालन करने की मंजूरी प्रदान की गई थी। मतलब अगर कुछ अलग उद्योग धंधे हैं तो उसका स्थापना अभी नहीं होगा, कब होगा? 1956 में होगा, और उस समय देखा जाएगा कि उसे हम किस प्रकार से संचालित करने वाले हैं। तो निजी क्षेत्र भी होगा और सहकारी क्षेत्र होगा, सहकारी दैट मीन्स कोऑपरेटिव सेक्टर भी होगा। तो ये तो ठीक है, इसका स्थापना और संचालन जो है कब मंजूरी दी गई है? 1956 में। तो इस तरह से हमारी जो औद्योगिक नीति 1948 था उसको 4 अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया था। अब देखिए 1948 की जो औद्योगिक नीति है उसकी कुछ विशेषताएं आप समझना चाहें तो पहला हमने पॉइंट क्या लिया हुआ है, जो अभी हमने दिखाया आपको कि इस नीति में यानी कि 1948 की जो औद्योगिक नीति है उसमें उद्योगों को क्या किया गया था? 4 भागों में विभाजित किया गया था। और ये 4 भाग किस प्रकार से आपने देखा, या तो पूर्ण रूप से क्या है? सरकारी क्षेत्र है, जहां पर हमने सरकार के एकाधिकार का बात किया। किसका बात किया? सरकार के एकाधिकार का। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने सैन्य यानी कि अस्त्र शस्त्र, और इसके साथ साथ में हमने क्या बात किया? रेल परिवहन, और साथ साथ में क्या बात किया? एटॉमिक पावर। तो उस पर सरकार का क्या है? एकाधिकार है। तो सरकार का ये जो है पूर्णता क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र। दूसरा क्या बोला? अधिकांश सरकारी क्षेत्र। अधिकांश मतलब क्या हुआ कि कैपिटल जो यानी कि पूंजी जो लगी हुई है वो सरकार का ज्यादा लगा हुआ है और निजी क्षेत्र का पूंजी कम लगा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि 51 और यहाँ पर 49 के रेशियो लगना है ना, ये हमारा दरअसल में क्या बनाता है? अधिकांश सहकारी जो है सरकारी क्षेत्र। कहने का मतलब ये गवर्नमेंट का जो पूंजी लगा हुआ वो 51% है और निजी क्षेत्र का जो पूंजी है वो कितना है? 49% है। तो इस तरीके से भी हम उद्योग का संचालन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या बोला है कि सरकार द्वारा नियमित क्षेत्र। देखिए नियम कानून जो है वो सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन उन उद्योगों को जो संचालन करने का काम होगा वो निजी क्षेत्र के द्वारा ही होगा, ठीक है। और अगला क्या है? बोला कि पूर्णतः निजी क्षेत्र। जैसे आपने शुरुआत में देखा कि पूर्णतः सरकारी क्षेत्र था, उसी ढंग से पूर्णतः निजी क्षेत्र, मतलब कुछ उद्योगों पर बिल्कुल छूट दिया गया कि निजी क्षेत्र की कंपनियां जो है वो बनाई जा सकती है देश के अंदर में, इस तरह के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, संचालन की जा सकती है। तो पूर्ण रूप से जो है वो सरकारी क्षेत्र जिस प्रकार से हुआ उसी ढंग से पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र भी संचालन करने की अनुमति थी। अब देखिए अगला जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिया वो क्या है? दूसरी विशेषता क्या है औद्योगिक नीति 1948 का, कि इस नीति में कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। और हमने आपसे जैसे कहा कि लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर अगर हम लोग समझें तो इस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो किन्हें दी गई भाई? राज्य सरकार को दी गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट, बोला कि इस नीति में उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी को जो है सरकार ने आवश्यक समझा। किसको? विदेशी पूंजी को सरकार ने आवश्यक समझा, और जरूरत पड़ा तो फिर जो है हम अपनी पॉलिसी में बदलाव भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक हम विदेशों से ये पूंजी जो हम फ्लो करवाने की बात कर रहे हैं वो हम लंबे समय तक नहीं कर सकते अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
चौथा पॉइंट क्या बोला है कि इस नीति में प्रशुल्क, एक साथ में कर लीजिएगा, इसे सुधार जरा कर लीजिएगा। प्रशुल्क मतलब होता है टैरिफ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टैरिफ बोलते हैं, प्रशुल्क, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। तो प्रशुल्क होता क्या है, जो आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आपने मान लीजिए कि इंपोर्ट करवाया, इंपोर्टेड जितने भी कमोडिटीज होते हैं गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशंस और पॉलिसी के अनुसार जो है वो प्रशुल्क लगाती है। तो यहाँ पर जो है उसी को हम लोग कहते हैं टैक्स, एक प्रकार से समझ लीजिए कि आयात जो कर रहे हैं हम जिन वस्तुओं का, उसी पर जो है वो प्रतिशत के हिसाब से या फिर जो है उसे पर यूनिट के हिसाब से जो है वो प्रशुल्क लगाया जाता है। प्रशुल्क का जो है वो अच्छे से लिख लीजिएगा, प्रशुल्क पर अलग लिखा गया है, शुल्क अलग लिखा गया है, आप ऐसे कर लीजिएगा, प्रशुल्क, प्रशुल्क लिखाता है, टैरिफ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, टैरिफ, यानी कि आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या मेंशन किया हुआ हमने, एवं कर नीति, एक तो टैरिफ और दूसरा क्या बोला है कि कर नीति में भी आवश्यक सुधार किए गए। अगर हम इंपोर्ट कोई कमोडिटी का कर रहे हैं तो उस नीति पर जो टैक्स लग रहा था जिसे हम प्रशुल्क कह रहे हैं, तो उसमें भी बदलाव किए गए, सुधार किए गए। और साथ साथ में जो हमारा टैक्सेशन पॉलिसी था, यानी कि करारोपण नीति था या फिर कर नीति था, उसमें भी आवश्यक सुधार किए गए 1948 की औद्योगिक नीति में। पांचवा विशेषता क्या है कि इस औद्योगिक नीति में मजदूरों के हितों को भी जो है विशेष रूप से ध्यान रखा गया था ना। मजदूर में होते हैं क्या है कि कई बार बहुत ज़्यादा जो है ऐसे जगहों पर काम कर रहे हैं जहाँ पर भट्टियाँ बहुत तेज़ी से जो है गर्म हो रही है और वहाँ पे मजदूरों को काम दिया जाता है, या फिर कई बार जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं और उनके आँखों में पड़ते हैं, उनका सेहत बिगड़ता है। तो इन सबको जो है विशेष रूप से ध्यान रखा गया। और 1948 में ही जो है वो श्रम बाल अधिनियम भी जो है क्या ऐसा कुछ आया था, इसका हम आगे कहीं मेंशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो 1948 की औद्योगिक नीति था उसमें मजदूरों के हितों की सुरक्षा पर भी जो है विशेष रूप से बल दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का था हमारा पहला औद्योगिक नीति 1948। आगे की वीडियो में जो है हम डिटेल से यहाँ पर बात कर लेंगे 1956 की औद्योगिक नीति। तब तक आप इंतजार कीजिए और बहुत ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कल हम आपको वीडियो अपडेट दे देंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, और जितने भी वीडियो अपडेट हैं, जितने भी कंटेंट हैं, अभी आपका चूंकि एग्जामिनेशन होने वाला है 8 तारीख से ही, तो 8 सितंबर से आपकी परीक्षा शुरू होने जा रही है। लेकिन आप रिवीजन की दृष्टि से आप हमारे कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपने अभी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है तो बिल्कुल अभी शुरू कर दीजिए, अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट लेवल पर हैं, हम लोग तो माध्यमिक स्तर के तो विद्यार्थी हैं नहीं, हम लोगों में तो इतनी तो एफिशिएंसी अब है ही कि हम लोग 8 से 10 घंटे में भी एक पूरा पेपर जो है कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, विश्वास रखिए। क्योंकि हमारी सेहत खराब थी और इस वजह से हम वीडियो अपडेट आपको दे नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए हम क्षमा जरूर चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें स्वस्थ रखे और आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। इस वीडियो का जो भी कंटेंट था वो हमने बता दिया, और इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और अगर कोई विद्यार्थी इसका PDF लेना चाहता है तो 10 रुपये मात्र भुगतान करके आप PDF भी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है वो नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ कोई सवाल है तो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है आप वहाँ पर जाकर के मेंशन कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और उन समस्याओं पर जो है हम अगली किसी वीडियो में बात जरूर कर देंगे। जय हिंद। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए।